हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, जेई सीरीज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Question number 1. Radius of certain orbit of hydrogen atom is 8.48 angstrom. If the energy of electron in this orbit is E by x, then x की वैल्यू आपको निकालनी है। आपके पास गिवन क्या है? A नॉट की वैल्यू है, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, और E क्या है? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो सबसे पहले बात, अगर रेडियस ऑफ एनट ऑर्बिट की बात करूं तो वो किस पे डिपेंड करती है? इन केस ऑफ एंगस्ट्रॉम 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, इस पे डिपेंड कर रही है। यही होता है रेडियस ऑफ nth का ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी? n कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, राइट? और नहीं, n हमें निकालना है, n तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, n 1 नहीं होगा, z 1 हो जाए, एटॉमिक नंबर। ओके, तो अगर मैं ये दिया हुआ है, Rn दिया हुआ है फॉर सर्टेन ऑर्बिट 8.48 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं वैल्यू 0.529 n स्क्वायर। अब z क्या है? 1 है, तो 1 नीचे कैंसिल आउट हो गया। n स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 8.48 अपॉन 0.529 विच विल कम एज 4। सो n की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। सॉरी, नॉट n की वैल्यू, n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आपके पास दैट इज 16 और n की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, +4, ठीक है। रूट अंडर करेंगे, ऑब्वियसली माइनस में तो नहीं होता है, तो +4। सो n की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 4। अब बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज ये है कि एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ये ऑब्वियसली डिपेंड करती है 1/n स्क्वायर पे। आपने देखा ये फॉर्मूला 1/λ1 इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, मतलब 1/n स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब एनर्जी जो होगी दैट विल बी समथिंग प्रोपोर्शनल टू n। अगर 4 है तो 1/16 पे डिपेंड करेगी। तो अगर वैल्यू है E by x यानी कि E/16, सो x विल बी 16, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? किस तरह का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है? बस प्रोपोर्शनलिटी का खेल है। द शॉर्टेस्ट wavelength of spectral lines in the Lyman series of hydrogen spectrum is 915 angstrom. The longest wavelength of स्पेक्ट्रल लाइंस इन द बार्मर सीरीज विल बी। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 915 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज मतलब क्या होती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, किसमें? लाइमन सीरीज में। लाइमन सीरीज क्या है? सबसे पहला वाला, मतलब n इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू 1 पे। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें 1/λ1 को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। अगर ये टर्म मैक्सिमम होगा तो λ1 मिनिमम होगा, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम यहीं से निकाल सकते हैं। सो अगर ये टर्म मैक्सिमम हो रहा है, सो r 1/n1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? शॉर्टेस्ट क्या होता है? n1 मतलब ग्राउंड स्टेट, पहला सीरीज है, n1 स्क्वायर माइनस, अब इंफिनिटी हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तभी λ1 की वैल्यू हमें मिनिमम आएगी, ठीक है। तो यहां पे r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये 1 आ रहा है, यहां पे 1/∞ 0, तो सिंपली 1/λ1 इक्वल्स टू r आएगा। सो λ1 इक्वल्स टू 1/r आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द बार्मर सीरीज विल बी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा? अब इसको मैक्सिमम अगर मैं करना चाहूं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ,
सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज। बामर मतलब n इक्वल्स टू 2, ठीक है, लाइमन, बामर, पाशन, ठीक है। सो बामर में क्या हो जाएगा, n1 यहां पे 2 आ जाएगा। सो 1/λ1 को मुझे लॉन्गेस्ट बनाने के लिए, मतलब ये वाला टर्म अगर मेरा शॉर्टेस्ट होगा, मतलब ये वाला टर्म अगर मिनिमम होगा, तब जाके λ1 मैक्सिमम होगा। वही उल्टा केस हम यहां किए थे कि ये वाला टर्म अगर मेरा मैक्सिमम होगा तभी लैम्डा मिनिमम होगा। सेम इसका उल्टा करो, मतलब यहां पे हमने मैक्सिमम वैल्यू ली थी दैट इज इंफिनिटी, अब हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है। सो 1/λ1 इक्वल्स टू r इंटू 1/n1²। n1 बामर सीरीज में कितनी होती है, 2 होती है। सो 2² माइनस शॉर्टेस्ट, जस्ट उसके ऊपर वाला ही आएगा। सो यानी कि सीरीज अगर 2 से स्टार्ट हो रही है तो सबसे पास में उसके कौन है, n इक्वल्स टू 3, सो 3 की स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं, सो 1 अच्छा ये λ2 हो जाएगा, ओके। सो 1/λ2 इक्वल्स टू r इंटू 1/4 माइनस 1/9। सो यहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, λ2 इक्वल्स टू 36, 9 माइनस 9 4, यानी कि 5/36, ठीक है। सो λ2 विल भी कितना हो जाएगा, अच्छा r है यहाँ पे, सो λ2 के लिए क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/r 36/5, ठीक है। अब λ2/λ1 में करता हूं तो λ2/λ1 अगर मैं करूं ये रेशियो, सो इससे क्या आ जाएगा, λ2 की वैल्यू क्या है, 36/5r, ठीक है, और λ1 की वैल्यू है 1/r, तो 1/r यानी कि r ऊपर चला गया, सो r विल कैंसिल आउट, λ2 विल बी 36/5 इंटू λ1। λ1 की वैल्यू क्या है, 915, ये हमारे पास गिवन है, बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगी 6588 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 6588 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह के और भी सवाल है, जैसे कि इस तरह का एक सेम सवाल पूछा गया था जेईई के एग्जाम में। वो क्या था, यहाँ पे जैसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज है, वहां पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पाशन सीरीज लिखा था। तो पाशन सीरीज लिखा था यानी कि लाइमन, बामर, पाशन, यानी कि n इक्वल्स टू यहाँ पे 3 आ जाती है ना, और फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब ये टर्म मैक्सिमम यहाँ पे इंफिनिटी आता। ओके, सो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एंड doubly ionized lithium all have one electron around the nucleus। बहुत अच्छी बात है। Consider an electron transition from N2 to N1, मतलब एक्साइट ये क्या हो रही है, नीचे आ रही है, ग्राउंड स्टेट पे आ रही है। If the wavelengths of the emitted radiation are λ1, λ2, λ3, λ4, what are respectively the 4 elements? Then approximately which one of the following is correct? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है। पूछा क्या जा रहा है कि देखो लैम्डा जो दिया गया, हम क्या जानते हैं, 1/λ इक्वल्स टू r z² 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है, 1/n1² माइनस 1/n2²। अब पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, चलो देखते हैं। सो 1/λ1 क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसके लिए कर रहे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, r हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1² होता है, ठीक है। अच्छा हमारे पास ये दिया गया है कि ट्रांजिशन जो होगी वो 1/n1 यानी कि rz², ये n2 से n1 हो रही है, सो rz² 1/1² माइनस 1/2 की स्क्वायर, ठीक है, मतलब 1 माइनस 1/4, सो 4 माइनस 1 3, सो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है, 3/4 लिख सकते हैं। अब ये मेरा हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, 3/4, क्योंकि ये ऑर्बिट सेम ट्रांजिशन हो रही है सब में, n2 से n1 तक, सो 3/4 मैं लिखूंगा,
फाइन, 3/4, फाइन। अब देखो लैम्डा 1/λ2 क्या है, 1/λ2 है हीलियम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम अगर है तो यहां पे भी Z इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 स्क्वायर। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम का Z इक्वल्स टू 1 हम लिख सकते हैं। ओके, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो Z अगर सिंगली आयोनाइज्ड है तो हम यहां पे Z इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। तीसरी बारी आती है λ3 की, ये किसके लिए है, ये डबली आयोनाइज्ड लिथियम के लिए है, ठीक है। सो Li83 डबली आयोनाइज्ड लिथियम, तो इसके लिए लैम्डा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 3/4, और λ4 क्या है, 1/λ4, ये किसके लिए मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं ऑल हैव, अच्छा ये ड्यूटेरियम था ना, देखो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम के लिए तो 2 होगा, बट ड्यूटेरियम तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो यहां पे ड्यूटेरियम के लिए 1H2 लिख दिए, और ये है हीलियम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, इसके लिए तो 2 होगा। देखो गड़बड़ हो गई थी मेरे से थोड़ी सी, है ना। सो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, इसकी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होती है, 2 होती है, तो ये सही हो गया। अब बारी आती है डबली आयोनाइज्ड लिथियम की, सो लिथियम 3 8 प्लस प्लस इसके लिए हो जाएगा 3, सो 3 की लिथियम के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 3 होती है, सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से हमने देख लिया। अब देखो यहां से बाकी सारे टर्म्स 3/4 और R ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम 1/λ1 को अगर मैं 1/λ2 से कंपेयर करूं तो ये बिल्कुल बराबर है। सो सिंपली आई कैन राइट 1/λ1 इक्वल्स टू 1/λ2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब λ3 में क्या आ जाएगा, 1/λ2, यहां पे 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर आ गया। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/λ2 और 1/λ1 इक्वल्स टू 1/4λ3, एंड यहां पे क्या आ जाएगा 1/9λ3, 9λ4, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्योंकि यहां पे देखो 3 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर है, मैथमेटिक्स है सिंपल। सो λ1 equals to λ2 equals to 4λ3 equals to 9λ4, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, देखो λ1 equals to λ2, 4λ3 equals to 9λ4, ऑप्शन सी will be the correct. Question number 4, in a hydrogen-like atom, electron make transition from an energy level with a quantum number n to another with quantum number n-1. Okay, if n is greater than 1, then the frequency of radiation emitted is proportional to. Okay, तो सबसे important है क्या कि यहाँ पे पहले तो एनर्जी देख लो, तो डेल्टा एनर्जी जो होती है दैट इज hc/h न्यू होती है, ठीक है, h न्यू होती है। अब देखो न्यू इक्वल्स टू हो जाएगी क्या, डेल्टा E अपॉन h। अब डेल्टा E को मैं कैसे लिखता हूं, दैट इज k 1/, ये क्या है 1/n-1, 1/n², ठीक है, ये है। अच्छा k क्या है, k लिख देता हूं, दैट इज 13.6 अपॉन h इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 13.6 अपॉन h इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो k एक कांस्टेंट हम मान के रखते हैं। अब डेल्टा न्यू जो होगी वो किस टर्म्स में होगी, देखो k इज प्रोपोर्शनल टू k n 2n minus 1 n-1 स्क्वायर इंटू n², ठीक है। क्या किया हमने, बस एलसीएम करके इसको ऐड करके यहां पे लिखा है हमने 2n-1, ये इस पे प्रोपोर्शनल हो रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहां से पूछा जा रहा है क्या कि
फॉर n ग्रेटर देन 1। अगर n 1 से काफी ज्यादा बड़ा होता है देन वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म्स, सो सिंपली k2n विल बी बाय n टू द पावर 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से कैंसिल करेंगे, यहां बचेगा 3, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज 2k प्रोपोर्शनल टू 2k, और इक्वल टू भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म हमने लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक h आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक h आ जाएगा बाई n क्यूब। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है क्या, n के क्यूब से। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना था बस। क्वेश्चन नंबर 5, अज्यूम दैट अ न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में एक ब्रेक हो रहा है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल बी, बिल्कुल मास डिफेक्ट का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो पहले हम डेल्टा एम निकालेंगे। अगर डिवाइड हो रहा है किसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, सो दैट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा ना, और यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, देखो प्रोटॉन की मास क्या होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, अच्छा प्लस, सॉरी, रिएक्शन समझ में आया ना, क्या हो रहा है कि अ न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मास माइनस न्यूट्रॉन की मास करेंगे तभी तो हमें मास डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और न्यूट्रॉन की मास सेम होती है प्रोटॉन के मास के बराबर, यानी 1.627 और 67, अच्छा 67 लिखा जाए, 67 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर -31। तो ये हमारे पास डेल्टा एम निकला, दैट मीन्स मास डिफेक्ट। हमें निकालनी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, सो डेल्टा एम इंटू 10 टू द पावर -31। सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें पास जो आंसर आएगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। सो इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपकी अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगी दैट इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये आइंस्टाइन वाला इक्वल्स टू mc स्क्वायर, वहीं से हमने एनर्जी निकाला, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अगर आपको दिया ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन लिथियम 2+ फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट इज, कितना होगा। तो एनर्जी क्या होती है, डेल्टा ई इक्वल्स टू आर सी एच जेड स्क्वायर, ऑब्वियसली z स्क्वायर आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट हो रही है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये वाली वैल्यू आर सी एच को हम लिखते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और z की वैल्यू है 3, सो 3 की स्क्वायर, n1 में कितना आ जाएगा भाई, n1 क्या है, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड हो रही है। ठीक है, सो 1 कितना आ रहा है, 1/1 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर, यानी कि 9। ठीक है, सो 1 स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, सो 13.6 इंटू 9 अपॉन ये कितनी आ जाएगी, ये 1 है, 9 माइनस 1 दैट इज 8/9। ठीक है, 9 विल कैंसल आउट, 13.6 into 8 that will be equals to 108 point, ये वाली वैल्यू आ जाएगी
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, as an electron makes a transition from an excited state to ground state of a hydrogen like atom, what will happen? Like its kinetic energy increases but potential energy and total energy decrease. Kinetic energy, potential energy and total energy decreases. Kinetic energy decreases, potential तो इस तरह से पूछा जाए। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के बारे में, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर कहां से ये आ रही है? ये आ रही है क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रही है, मतलब एन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आ रही है, एन जो है डिक्रीज हो रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो अगर एन डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये डिपेंड कर रही है किस पे? 1/n स्क्वायर पे। सो अगर n डिक्रीज हो रहा है, इफ n इज डिक्रीजिंग देन काइनेटिक एनर्जी हमारा इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो जहां जहां पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज लिखा हुआ है वो करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो रहा है। और कहां पे करेक्ट हो रहा है? देखो यहाँ पे भी दिया हो, तो हमें थोड़ा सा और डिटेल, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, यहाँ टोटल एनर्जी डिक्रीज, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी की भी बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है? दैट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो अगर ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो टोटल एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। अब देखो कौन सा ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ग्राउंड स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में बिल्कुल n इक्वल्स टू 1 पे वो सबसे मिनिमम होती है। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम होती है। तो या इसका मतलब क्या, इसके ऊपर वो कुछ वैल्यू थी, ग्राउंड स्टेट में बिल्कुल मिनिमम है, तो ऊपर कुछ वैल्यू, ग्राउंड स्टेट में मिनिमम मतलब डिक्रीज हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सो ऑप्शन 1, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, imagine that a reactor converts all given mass into energy and that it operates at a power of 10 to the power 9 watt. The mass of the fuel consumed per hour in the reactor will be. Per hour fuel कितना यूज हो रहा है या फिर पर आवर एनर्जी कितनी यूज हो रही है? सो एनर्जी पर आवर को मैं कैसे लिख सकता हूं? एनर्जी जनरेटेड पर आवर और फ्यूल जो भी है ये सेम ही है, जनरेटेड पर आवर। इसको मैं पावर इनटू टाइम करूं तो आ जाएगा मेरा पावर इनटू टाइम। अब पावर मेरे पास क्या है? पावर है 10 टू द पावर 9 और टाइम मेरे पास क्या है? दैट इज 3600 सेकेंड्स। ठीक है, 3600 सेकेंड्स। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 10 टू द पावर 11, ये मेरी क्या है? एनर्जी जनरेटेड पर आवर है। ठीक है, 36 इंटू 10 टू द पावर 11 ये क्या है? एनर्जी जनरेटेड पर आवर है। अब पूछा जा रहा है मास ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर। मास कितनी होगी? डेल्टा m इक्वल्स टू ई अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारी ई आई है। सो 36 इंटू 10 टू द पावर 11 और सी स्क्वायर की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 16। कितना आ जाएगा? 4। ये 4 आ रही है, हाँ चलो 4 इंटू 10 टू द पावर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? -16, यानी कि 10 टू द पावर -5 किस में आ रही है? केजी में आ रही है। ये जूल में थी, ये केजी में आ रही है। अब मेरा आंसर दिया हुआ है ग्राम में, तो चेंज करो। सो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम। ठीक है, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्या क्या, मास एनर्जी इक्विवेलेंस का कंसेप्ट लगाया और यहां पे बस पावर वाला कंसेप्ट लगाया. ओके, टू बोर्स थ्योरी द टाइम एवरेज्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of a hydrogen atom due to motion of an electron in nth orbit is proportional to. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. थोड़ा सा यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. हमसे पूछा क्या जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, देखो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू. तो मैग्नेटिक फील्ड का हमसे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो इलेक्ट्रॉन के लाइक nth ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किस तरह से प्रोपोर्शनल होगी. तो हमें क्या पता है, सेंटर पे कोई भी सर्कल है, अगर यहाँ पे देखो सपोज करते हैं ये ऑर्बिट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, तो इस इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट जनरेट हुआ और यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आएगी. तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखते हैं हम, म्यू नॉट आई बाई 2r. इन केस ऑफ nth ऑर्बिट में हम क्या लिखेंगे, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I n current generated in nth orbit upon 2 into radius of nth orbit. अब अगर मैं करंट का, देखो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है. करंट का अगर मैं डिपेंडेंसी निकालूं कि क्वांटम नंबर यानी कि ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे किस तरह से डिपेंडेंट है और रेडियस किस तरह से डिपेंडेंट है, तो मुझे इजीली पता हो जाएगा. देखो हमें क्या पता है, रेडियस का डिपेंडेंसी हमें बहुत अच्छे से पता है, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन आर एन स्क्वायर. ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. ठीक है, सो हमें यहां पे b का एक प्रोपोर्शनलिटी मिल गया, क्या, दैट b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. ठीक है, और इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -2. फाइन, ये एक मिला, r का मिला. अब करंट के लिए क्या हो जाएगी, देखो अभी जब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट हमने निकाली थी कि डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन n क्यूब, ये हमने निकाला था. अगर फ्रीक्वेंसी ये है तो टाइम क्या होगा. अब टाइम मैं क्यों निकाल रहा हूं ये आपको समझना, टाइम इसका रेसिप्रोकल होता है, दैट मींस इट इज n टू द पावर क्यूब से प्रोपोर्शनल है. अब करंट क्या है, करंट इज q अपॉन t, चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है, अब चार्ज में हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया. तो डिपेंडेंसी किससे है, टाइम से है. दैट मींस आई ऑफ nth ऑर्बिट, करंट इन nth ऑर्बिट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n क्यूब. ठीक है, समझ में आया. सो आई क्या है, 1 बाई n क्यूब से प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहां पे भी 1 बाई n क्यूब से प्रोपोर्शनल हो गया आई. सो b हमारी प्रोपोर्शनल किससे हो रही है, n स्क्वायर n क्यूब होके हो गया n टू द पावर 5, 1 बाई n टू द पावर 5 से, और वी कैन राइट b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -5, रेसिप्रोकल करके. सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया. ठीक है, कैलकुलेशन बहुत सारा था नहीं था, हमें ये पता ही था. ये अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हमने निकाला. तो इसका उल्टा होता है टाइम. आई करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज कांस्टेंट है तो टाइम पे डिपेंडेंसी 1 बाई n क्यूब, बस पुट कर दो. ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम द चैप्टर एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई. तो इस तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है. सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे.